रैंक पूरे हिमाचल में कोई छोटा रैंक नहीं होता, बहुत बड़ा रैंक है यार ये, मतलब बहुत बड़ी बात है इतना अच्छा रैंक लाना। लेकिन स्टिल सीट इस बात पे मैटर करती है ना, कि और बच्चे, अभी उसकी सीट इस बात पे मैटर करती है कि और बच्चे उसकी सीट छोड़ दे तब उसको सीट मिलेगी, राइट। तो ये चीज हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि एंड में ना आपके रैंक जो आएगा वो मैटर करेगा, और वो सिर्फ आपके हर रोज थोड़े थोड़े एफर्ट्स में आएगा, एक बारी में नहीं आएगा। आपको रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, मुझे भी रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, आपको भी पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज ना रैंक नहीं आता, राइट। बहुत पीछे आ जाता है और उसका फायदा नहीं होता। ओके, समझ आ रही है बात? यो मैम। तो हम वही सोचते कि अगर थोड़ा सा उसका और ऑर्गेनाइज होता बच्ची का, तो शायद उसका रैंक थोड़ा और कम आ जाता और उसकी सीट कंफर्म थी फिर एमबीबीएस की, फिर हमें टेंशन ही ना होती। हमें पता था पहली काउंसलिंग में उसकी सीट आ जाएगी, अब हमें थर्ड काउंसलिंग में वेट करना पड़ेगा कि उसकी सीट मिलती है उसको नहीं मिलती है ना, वो भी परेशान, सारे परेशान है इस टाइम की क्या होगा। सो मेक श्योर आप स्टार्टिंग से ये चीज करना स्टार्ट कर दो। जब आप चीजें अरेंज करोगे तैयारी अपने आप हो जाएगी, पर आपको हर रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो टेस्ट एनालिसिस सबसे अच्छी चीज होती है, इससे बढ़िया चीज कोई नहीं। आप जब मैं भी कुछ पढ़ती हूँ ना, उसके बाद मैं क्वेश्चंस लगाती हूँ, उसके बाद मेरे क्वेश्चंस भी गलत होते हैं, मैं पीछे जाके देखती हूँ मेरे कौन से क्वेश्चंस गलत है, और उन टॉपिक्स को मैं करती हूँ, ये देखने जरूर है टॉपिक्स, दैट इज इंपॉर्टेंट, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप भी इस तरीके से करो, आप खुद से इम्प्रूव करने लग जाओगे, और ये फर्क ना आपको दिखेगा जब आप पहुंचोगे ना। लेट्स से आप जैसे आपका सिलेबस खत्म होगा ना, हम इकोलॉजी के लास्ट चैप्टर पे होंगे, देन यू विल रियलाइज कि आपको पीछे का कितना सारा याद है। तो जो बच्चा बार बार रिवाइज करता रहेगा और इस तरीके से एनालिसिस करता रहेगा ना खुद की, उस बच्चे को याद रहेगा, बाकी को नहीं याद रहेगा। ये फैक्ट है, ये हर हर बार देखते हैं, मैंने खुद भी एज ए स्टूडेंट फील किया है, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, राइट। सो ट्राई कि आप लोग टेस्ट एनालिसिस अपनी जरूर करें, वो आपको बहुत हेल्प देगा, ठीक है। यो मैम। चलो, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का, हम बाकी की डिजीजेस करने वाले हैं, राइट। तो चलो बढ़ते हैं। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम लोग बैक्टीरियल, फंगल, हेलमिंथ एंड प्रोटोजोन एंड वायरल डिजीजेस को पढ़ेंगे। वायरल डिजीज में हमने जो डिटेल में पढ़ना था वो एड्स था, एचआईवी से जो हुआ था। तो एचआईवी वायरस को हमने डिटेल में पढ़ लिया है, तो उसकी डिटेल में हमें जाने की यहाँ जरूरत नहीं है। बैक्टीरियल, फंगल, हेलमिंथ डिजीजेस हमें पढ़नी है। फंगल में सिर्फ एक ही डिजीज होती है जिसे कहते हैं दाग, ऐसे टीवी पे ऐड देखिए, खुजली होती है, दाग हो जाते हैं स्किन पे, इसमें बस वही पढ़नी है। तो जो मेन है आपको यहाँ पे पड़ेगा, वो पड़ेगा आपको बैक्टीरियल एंड आपका हेलमिंथ एंड प्रोटोजोन, ये तीनों पे जो है क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो अब इन जितनी डिजीजेस एनसीईआरटी में मेंशन है उसको कर लेते हैं, ठीक है। यो मैम। देखो बेटा, इन्फेक्शियस, इसमें काफी थ्योरी होती है, इसलिए मैं मैक्सिमम थ्योरी लिख के आई हूँ ताकि आपको सारी मिल जाए। देखो, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस का फर्क, ये जरूरी है, ऐसी टर्म ना नीट में ना तंग कर देती है, क्योंकि हमने ऐसे स्पेसिफिकली पढ़ा नहीं होता ना, भूल जाते हैं। ये 9th में पढ़ा होगा शायद आपने। तो इन्फेक्शियस डिजीजेस का मतलब होता है कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब तो एक से दूसरे को। स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। गुड, एग्जाम्पल दो इसका। मैम कोविड। COVID, yes, COVID is an example, cold is an example, right? Non-infectious is non-communicable diseases, जो एक से दूसरे को नहीं होती है, जैसे कि एड्स। एड्स होता है। एड्स। एड एक दूसरे से नहीं होता, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में नहीं होता। मैम। कैंसर, कैंसर। कैंसर किसी से नहीं होता, है ना, राइट। पैथोजन इज ए डिजीज मैम। कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, और एंटीजन वही जो हमारी बॉडी में जाके इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है, ऐसा पैथोजन है ना, उसको एंटीजन कहते हैं। मेरी बॉडी में गया और उसके खिलाफ इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो गए, ठीक है। तो ये तो बेसिक टर्मिनोलॉजी। नाउ अगर हम एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी में डेफिनेशन दे रखी है हेल्थ की। तो जब भी हेल्थ की डेफिनेशन आप स्कूल में लिखोगे, या फिर आप इसकी डेफिनेशन पे क्वेश्चन आ जाए, बेटा आ सकता है। देखो, जब भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, वो छोटी सी छोटे वर्ड और सिंपल से सिंपल स्टेटमेंट को उठा के लिख देते हैं, और उस टाइम समझ नहीं आती है, राइट। तो ध्यान से पढ़ना, जब से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लगे 2022 से नीट में, पेपर कॉम्प्लिकेटेड हो गया बायो का, क्योंकि हर जगह से क्वेश्चन आता है। तो व्हाट इज हेल्थ, जब हम कहते हैं हेल्थ, हेल्थ का क्या मतलब होता है? जो फिजिकली मेंटली और मेंटली स्टेबल हो। हेल्थ इज ए कंडीशन जब कोई इंडिविजुअल स्टेबल हो इन 3 रिस्पेक्ट। तो याद रखना, जब भी हम हेल्थ बोलेंगे, तुमको 3 चीजें तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए, अदरवाइज आंसर इनकम्प्लीट है। फिजिकली इंसान फिट होना चाहिए, ठीक है, कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, अच्छा खासा चल फिर सकता है। मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, दिमाग एकदम खाली है, ऐसा नहीं है ओवर थिंक करके डिप्रेस हो गया है, राइट। और सोशल वेलबिंग, लोगों से जितनी जरूरत है उतना इंटरेक्ट कर पाए। अगर उसको शॉप पे जाके सामान लेके आना है, तो वो नॉर्मली सामान लेके आ सकता है,
किसी से अपनी कोई बात कहनी है तो कह सकता है। तो सोशल वेलबींग वो कहते हैं सोसाइटी से डील कर पाना। तो जिसके पास ये 3 चीजें सही से वर्क कर रहे हैं हम कहते हैं वो इंडिविजुअल हेल्दी है। ठीक है, तो हेल्थ के साथ ये 3 वर्ड्स याद रखना। एनसीईआरटी में कौन से पेज नंबर पे है ये लाइन? मैम 146। 146। निकालो सारे, अंडरलाइन करो इसे, हेल्थ के नीचे ये तीनों वर्ड्स करो। डन। यो यो मैम। अरे कल मैं मूवी देख के आई, बार्बी और ओपेनहाइमर, अच्छी थी, बताना भूल गई। तुम्हें पता है एटॉमिक बॉम्ब किसने बनाया था और कैसे बना था? नहीं? नो मैम। मेरे को कोई डॉक्यूमेंट्री ढूंढनी पड़ेगी, और मूवी तो अभी इतनी जल्दी आएगी नहीं, लेकिन मेरे को कोई डॉक्यूमेंट्री मिलती है तो मैं तुम्हें भेजती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग थी। उसमें जितना तुमने केमिस्ट्री में फिजिक्स में साइंटिस्ट पढ़े हैं ना, तो सारे साइंटिस्ट थे उसमें। ओहो, एल्बर्ट आइंस्टाइन भी था। मजा आ गया देख के। थोड़ी टेंस थी, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा बैठ के, वैसे मतलब किसी पिक्चर को देखने में मुझे इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ा आज तक। तो उसको मैंने अपने सर पे हाथ रख के दोनों ऐसे देखा है कि ये क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है एकदम से ये। तो बट इट वाज इंटरेस्टिंग, क्वांटम फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। तो वो थी उसमें काफी सारी, तो इट वाज फन। और बारबी भी अच्छी थी। बारबी आपको ये बताती है कि सोसाइटी में कैसे विमेन को सही से ट्रीट नहीं किया जाता, उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो दो गुड मूवीज, आई हैड गुड फन। चलो जी, अब हम करते हैं बैक्टीरियल डिजीजेस। तो वो डिजीजेस जो बैक्टीरिया से होती है उनको बैक्टीरियल डिजीजेस कहते हैं। देखो, सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू देम। ये जितनी भी डिजीजेस है ना, जैसा मैं तुम्हें लिखना सिखा रही हूँ वैसे ही लिखनी है अपने नोट्स में, ये तुम्हारे काम आएगी। तो इन्फेक्शियस डिजीज हमने कर लिया, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस हमने कर लिया। क्रॉनिक एंड अक्यूट डिजीजेस क्या होती है? कोई ट्राई ज्यादा। करेगा? बोल 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 बोल। मैम कौन सा डिसीज थर्ड वाला? क्रॉनिक एंड अक्यूट डिजीज में क्या फर्क होता है? मैम क्रोनिक डिजीज वो होती है तो लॉन्ग टाइम टाइम लेता है। देखो, हाँ, एक्यूट डिजीज क्या है, वो झटपट हुई और जल्दी से चली भी गई। तो शॉर्ट टर्म डिजीजेस होती है, ये जल्दी होगी जल्दी चली भी जाएगी, राइट। सो इसके जाने के बाद कोई पीछे साइड इफेक्ट्स नहीं रह जाते, ठीक है, डज नॉट लीव साइड इफेक्ट्स। जैसे कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड के जाने के बाद ऐसा थोड़ी है पूरी जिंदगी पीठ में दर्द रह जाएगा, है ना। यस। क्रॉनिक डिजीजेस क्या होती है, वो धीरे धीरे डेवलप होती है और बॉडी में बहुत टाइम तक रहती है, और अगर वो चली भी जाए तो वो अपना साइड इफेक्ट छोड़ के जाती है, लीव साइड इफेक्ट्स। जैसे अगर किसी को कैंसर हुआ है, बेटा मैम कैंसर। टाइफाइड होता है। हाँ बेटा। टाइफाइड भी क्रॉनिक डिजीज होता है। हाँ बेटा। तो जैसे किसी को कैंसर हुआ है, तो कैंसर अगर उसका ठीक भी हो जाए बेटा, पीछे इफेक्ट छोड़ जाता है वो शरीर में। काफी सारे ऑर्गन्स हैं जिनको वो खराब कर जाता है, बॉडी की इम्यूनिटी खराब कर जाता है, राइट। तो जो अपने इफेक्ट पीछे छोड़ जाए वो क्रॉनिक डिसऑर्डर हो जाते हैं, है ना। निमोनिया भी तो कितना इफेक्ट छोड़ जाता है लंग्स के ऊपर। तो क्रॉनिक डिसऑर्डर है कि ठीक होने के बाद भी बॉडी कंप्लीटली कभी उससे हील नहीं हो पाती, उसके निशान रह जाते हैं, वो क्रॉनिक डिसऑर्डर, ठीक है। यो यो मैम। नाउ अब हम करते हैं बैक्टीरियल डिजीजेज जिनका नाम मेंशन है, दैट इज टाइफॉइड, निमोनिया, कोलेरा, बिबोनिक प्लेग, डायसेंट्री, डिप्थेरिया। जिसको डिटेल में एनसीईआरटी ने करा है वो मैं डिटेल में करा रही हूँ। हो सकता है ना इसका एग्जाम्पल? है? चिकन पॉक्स भी हो सकता है इसका एग्जाम्पल। हाँ, चिकन पॉक्स भी हो सकता है। ओके जितना मैम। एनसीईआरटी में मेंशन है ना, मैं वो वाला करा रही हूँ, ठीक है। यो यो मैम। मैम तो जो भी वर्ड एनसीईआरटी में डिजीज का आएगा वो आपको करना है, राइट। यो यो मैम। और उसको डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। एक सेकंड। अरे क्या पूछा था इसने अभी, क्या पूछा था, सॉरी क्या पूछा था तुमने, दोबारा बोलो। मैंने बोला था मैम कि चिकन पॉक्स भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है ना क्रॉनिक डिजीज का। हाँ हाँ, चिकन पॉक्स भी हो सकता है। मेरे को लगा इसने बोला चिकन पॉक्स बैक्टीरियल डिजीज है, फिर 2 मिनट के लिए रुक गई। नहीं नहीं, हाँ, चिकन पॉक्स क्रॉनिक डिजीज का एग्जांपल हो सकती है। लंबी डिजीजेस है ना, नुकसान दे के जाती है। तुम कोविड ही देख लो, जितने लोगों को कोविड गया, जैसे मुझे कोविड हुआ था, तो मेरा सेंस ऑफ स्मेल अभी तक ठीक नहीं हुआ है, मुझे सही से स्मेल नहीं आती किसी चीज की। मतलब अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाए ना तो मुझे थोड़ी सी स्मेल आती है,
अगर घर में गैस लीक हो रहा हो, मुझे स्मेल नहीं आती है, बिकॉज सेंस ऑफ स्मेल जा चुका है मेरा। तो वो कोविड का इफेक्ट है कि आज तक ठीक नहीं हुआ मेरे में। काफी लोग हैं जिनको बैक एक की प्रॉब्लम हुई है कोविड जाने के बाद भी, कमर में दर्द उनका ठीक नहीं हुआ आज तक, इम्यूनिटी इतनी डाउन थी। तो क्रॉनिक डिसऑर्डर्स है ये, ठीक है। यो मैम। आओ। सो अब देखो, टाइफॉइड को ही हम कहते हैं एंटेरिक फीवर। नीट ना बार बार इन वर्ड से ही खेलता है, क्योंकि इतने सारे वर्ड्स हैं, ध्यान से उतर जाते हैं, उनको भी पता है, सबके साथ ऐसे ही होता है, मेरे को लगता है उनके साथ भी होता होगा, ठीक है। तो आपको वर्ड्स पे ध्यान देना है कि जो टाइफाइड है उसको एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। एंड देखो ये जो टर्म है ना एंटेरिक, आपने आपको आपको ये वर्ड याद, आपने कभी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है? आपके सिलेबस में था पिछले साल, यो यो आपने वहां पे टर्म पढ़ा होगा सकस इंटेरिकस। यो मैम। क्या यो था यो ये? क्या था? इंटेस्टिनल सिक्रीशंस थी ये। इंटेस्टाइन जो केमिकल सिक्रेट करता है ना खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, उसे कहते थे हम सकस इंटेरिकस, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रेट करता है। तो जब भी वर्ड आ जाएगा ना इंटेरिकस, एंटेरिक, इसका मतलब है दैट इज समथिंग रिलेटेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइन की बात हो रहा है। तो एंटेरिक फीवर का मतलब है दैट समथिंग विच इज रिलेटेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एंटेरिक से याद रखना स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है, ठीक है। यो मैम। अब देखो आपको कैसे किसी भी डिजीज का कैसे, पहले आपने लिखा है कॉजेटिव एजेंट, मतलब वो बीमारी कौन करता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो कैसे एक इंसान से दूसरे इंसान में जा सकता है, एंड सिम्टम्स। ये तीन चीजें जो आपको हर किसी के लिए लिखनी चाहिए। अगर उसका कोई टेस्ट है तो फिर वो टेस्ट आप नीचे मेंशन कर सकते हो, राइट। तो आपको इसी तरीके से अपने डिजीजेस के नोट्स बनाने हो। अब देखो कॉजेटिव एजेंट कौन सा है, तो एंटेरिक फीवर है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। इसका कॉजेटिव एजेंट है बैक्टीरिया, जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। तो टाइफाइड आप टाइफी से याद रख सकते हो, है ना। एक जगह पे पूछा गया था ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या नेगेटिव, सो दिस इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो पॉजिटिव या नेगेटिव जब मैं तुम्हें ग्राम स्टेमिंग कराऊंगी तभी डिटेल में करा पाऊंगी। अभी के लिए याद करना कि नेगेटिव इंसान है, टाइफाइड कर देता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, फीको ओरल रूट। फीको का मतलब फीसिस, ठीक है, यानी पूप, ओरल मतलब माउथ। तो क्या होता है कि किसी को सैल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन है, टाइफाइड है उसको, तो जब भी वो फीसिस जनरेट करेगा, तो जहां पे भी फीसिस को फेंका गया है उसके ऊपर मक्खियां उड़ेगी, है ना। अब ये मक्खियां उड़ के जाके, आपने कभी रोड साइड पे कभी खाया हो, तो ये मक्खियां जाके खाने में बैठती है। तो ये मक्खियां ना अपने पंखों पैरों पे गंदगी ले आती है, वैसे ही वो सैल्मोनेला टाइफी के पार्टिकल्स ले आएगी, और मान लो कोई समोसा खा रहा है तो उसके समोसे में गिरा देगी, ठीक है जी। तो अब इसको समोसे को जिसने खाया उसको भी टाइफाइड हो गया। तो गंदगी से फैलता है टाइफाइड, राइट। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटेमिनेटेड मतलब जो भी इंफेक्शन करने वाली चीज है ना, बैक्टीरिया वायरस, वो उस खाने के अंदर मिल गया है। तो खाना जब गंदा होता है तो उसे कंटेमिनेटेड फूड कहते हैं, और वाटर भी जब गंदा होता है। जैसे आपने कभी देखा हो जो जूसेस वगैरह होते हैं, इवन अगर थोड़े बड़ी जगह पे जाओ वहां भी जो बर्फ है ना वो रोड साइड से लाते हैं। अब मुझे हिमाचल में इतना तो नहीं पता, लेकिन अगर आप और कहीं भी जाओगे ना तो बर्फ है ना वो रिक्शा पे लेकर आते हैं। बर्फ है तो पानी ना, तो रिक्शा पे ऐसे ही लेके आ रहे होते हैं, वो गंदगी होती है उसके अंदर, रास्ते पर वो गंदा होके आता है, और फिर वो उसी से जूस में यूज करते हैं, तो फिर वो कंटेमिनेट कर देता है चीजों को, राइट। सिम्टम्स क्या है इसके, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब मोशन स्मूथ नहीं होते हैं, ठीक है। और होता है कि इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो जाता है। तो बैक्टीरिया क्या करता है, खाने के साथ गया अंदर, पानी के साथ गया अंदर, मान लो स्टमक में गया, वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया रहता है और फिर इसको खाने लग जाता है इंटेस्टाइन को। जब खाने लगता है ना तो उसमें छोटे छोटे छेद करने लग जाता है, उस छेद को हम परफोरेशन कहते हैं। देखो पोर्स कर देता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, राइट। तो खाने की डाइजेशन भी सही से नहीं हो पाती है ना, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, क्योंकि यहीं से तो फीसिस बन के लार्ज इंटेस्टाइन में जाना है ना, तो वो तो जा ही नहीं पाता सही से, इसलिए कॉन्स्टिपेशन भी होने लग जाएगी इंसान को, और उसके पेट में दर्द भी होने लग जाएगा। पेट में इन द सेंस उसके इंटेस्टाइन में दर्द होता है, पर हमें पेट ही लगता है वो। नाउ इसमें एक फीचर है दैट इट हैज सस्टेन हाई फीवर। 30 टू 40 डिग्री सेल्सियस फीवर उस इंसान को रहेगा ही रहेगा, मतलब नॉर्मल से 30 टू 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हाई रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे फीवर होता है ना, तो 100 डिग्री सेल्सियस से आप उसको 30 डिग्री सेल्सियस और ऊपर कर दो, इतना फीवर सस्टेन रहेगा। तो शक पड़ता है कि हाँ यार इसको शायद कोई सीरियस कंडीशन है, राइट। सो दिस इज अ केस ऑफ टाइफाइड, समझ आया? यो यो मैम। यस मैम। मैम हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम इसमें हेडेक भी होती है? हाँ देखो, जो जो है ना सिम्टम्स मैंने यहाँ लिखे हैं, ये तो थोड़े से सिम्टम्स है, ऐसे बहुत सारे कॉमन है, जैसे हेडेक होना, चिड़चिड़ापन होना, कॉन्स्टिपेशन है, प्यास ना लगना सही से, राइट, पेट में दर्द होना क्योंकि उसको कॉन्स्टिपेशन है, वो नॉर्मल है। मैं आपको वो पॉइंट्स बता रही हूँ जिस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है।
कोई है जिसको हुआ हो टाइफाइड? नो मैम। यो मैम। स्पेशली स्पेशली एक ही पूछा? अरे वैसे ही पूछ रहे हो। यो मैम, मैम क्या बोल रहे हो आप? मैं कहा स्पेशली ये क्यों पूछा? मैम ऐसे ही मैम, एक को हुआ था ना तो वो बोल रहे थे। अच्छा ठीक है। अब इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है जिसके नीट बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। दैट कंफर्मेशन करना है मुझे कि टाइफाइड है या नहीं। तो ब्लड टेस्ट होता है, उसे हम कहते हैं विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट क्या करता है कि टेल्फिनेरा टाइफी के खिलाफ एंटीबॉडीज बनी होगी बॉडी के अंदर, तो उस एंटीबॉडी को वो ढूंढ लेता है ये विडाल टेस्ट और बता देता है कि हाँ भाई इसको टाइफाइड हुआ है। ठीक है, सो विडाल टेस्ट पे क्वेश्चन आता है। अब इसके साथ एक केस है टाइफाइड मैरी का, तो उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो टेल्मिनेरा टाइफी ये इसका बैक्टीरिया है सैल्मोनेला टाइफी। और अगर आप देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, दिख रहा है आपको स्मॉल इंटेस्टाइन? देखो उसके अंदर कैसे देखो उसके अंदर कैसे परफोरेशन हो रखी है ना, कट लगा हुआ है यो छोटी मैम। छोटी। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस, राइट? तो किसी का निकाल के ये दिखा रहे हैं, राइट? अब हम बात करते हैं टाइफाइड मैरी की। तो टाइफाइड मैरी का क्या केस था, पता है किसी को? नो मैम। नहीं, आज स्कूल में हुआ नहीं चैप्टर? नो मैम। नो मैम। ओके, सो टाइफाइड मैरी का क्या था, ये कुक थी एक्चुअली। तो इनकी प्रॉब्लम क्या थी कि ये ना हाथ सही से नहीं धोती थी, वॉशरूम जाने के बाद हाथ सही से धोती नहीं थी, और इन्हें टाइफाइड था। तो इनको पेट में टाइफाइड था, उसके पार्टिकल फीसेस में आते होंगे, हाथ ये सही से वॉश नहीं करती थी, ये उस हाथ से खाना बना देती थी। तो साथ से इन्होंने खाना बनाया, जिसको खिलाया उसको टाइफाइड हो गया। तो ऐसे ना एक फैमिली की डेथ हो गई। तो लोगों के नोटिस में आया कि डेथ होगी, पर किसी को पता नहीं चला, बहुत पुरानी बात है ये, ज्यादा इतना कोई जानता नहीं था, राइट? का ठीक है ऐसा है। तो फिर ये इन्होंने क्या, वहां से जॉब शिफ्ट करी, एक और फैमिली में गई, वहां पे जाके भी सेम चीज हुई, उन लोगों की भी डेथ होगी। फिर भी किसी का ये ध्यान नहीं गया कि हुआ क्या, किसी को पता ही नहीं चला हुआ क्या था एग्जैक्टली। फिर ऐसे करते करते ट्रेवल करती रही ना, तो फाइनली पुलिस का चीज पे ध्यान दिया कि ये जो सारे केसेस है उसमें एक चीज कॉमन है, ये कुक कॉमन है। जब इस कुक की टेस्टिंग वगैरह की गई तो पता चला कि इसको ये कंडीशन है, टाइफाइड है इसे, और इनकी वजह से टाइफाइड फैल रहा है ना। देखो इन्हें टाइफाइड से इनकी डेथ नहीं हुई, लेकिन लोगों की इनकी वजह से डेथ हो गई थी। तो फिर इनको सजा हुई और इनको बोला गया कि अब आप कुकिंग नहीं कर सकते ना, कुकिंग करने से मतलब बैन कर दिया उस टाइम के जजमेंट ने। बहुत पुराना टाइम है ना, अलग तरीके की कोर्ट होती थी, तो इनको बैन कर दिया कि खाना नहीं बनाएंगी। लेकिन उसके बाद भी शी एक्चुअली ज्वाइन कुकिंग ओनली। मे भी इनको शायद वही आता था, तो इन्होंने दोबारा से कुकिंग की एंड दोबारा से इन्होंने टाइफाइड फैलाया। तो इनकी बॉडी के अंदर था वो कभी ठीक ही नहीं हुआ, इस तरीके की मेडिकेशन नहीं थी। ये क्या था कि इनकी बॉडी में कभी पूरा ठीक नहीं हुआ ये, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। सो फिर फाइनली जब दोबारा से ये डायग्नोस हुआ कि इनकी वजह से टाइफाइड फैल रहा है, फिर इनको उन्होंने उसमें डाल दिया था, जैसे कोविड में रखते थे ना अलग से एरियाज में, क्या कहते हैं उसको, आइसोलेशन। इनको फिर इनके रेस्ट ऑफ द लाइफ इनको आइसोलेशन में रखा गया, एक तरह से उम्र कैदी थी। सो ये केस है टाइफाइड मैरी का, जिन्होंने बहुत जगह पे टाइफाइड फैलाया था, इसलिए इनका नाम ही टाइफाइड मैरी रख दिया गया था। ओके, यो मैम। आइए नेक्स्ट इज निमोनिया। देखो निमोनिया में क्वेश्चन कहाँ से आता है, निमोनिया के पॉजिटिव एजेंट कौन है? निमोनिया का पॉजिटिव एजेंट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। तो निमोनिया से तुम्हें पता चल जाएगा, है ना? यो ये तो मैम। इजी है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये तुम्हें याद रख कर लोगे। लेकिन देखो निमोनिया एक और पॉजिटिव एजेंट है बैक्टीरिया जो निमोनिया कॉज करता है, उसका दूसरा नाम है हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा सोच देख के ये मत सोचना इन्फ्लुएंजा डिजीज है। इन्फ्लुएंजा इज अनदर डिजीज जो बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती, दैट्स अ वायरल इन्फेक्शन। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज आल्सो द बैक्टीरिया व्हिच कॉजेज अ निमोनिया। ठीक है, तो नीट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव एजेंट फॉर निमोनिया। आपको इन्फ्लुएंजा याद रखना, इट्स अ बैक्टीरिया नॉट अ वायरस। ठीक है, यो मैम। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एमओटी का मतलब है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है, मान लो किसी को निमोनिया है, मुझे निमोनिया है, मैंने छींक दिया, अच्छा, तो एयर में पार्टिकल चलेंगे क्योंकि मैंने आगे हैंकी नहीं रखा, है ना? तो जैसे मैंने छींका ये एयर में पार्टिकल चलेंगे। और सामने खड़ी थी हमारी, कौन खड़ा था हमारा, अच्छा सामने खड़ी थी प्रीति। प्रीति ने इनहेल कर लिया तो उसे भी हो गया। ऐसे इफेक्ट को हम कहते हैं एरोजोल, एरिजोल इफेक्ट। इसी यही तो हुआ था कोविड के टाइम, तभी सबको कहते थे ना मास्क पहन के रखो, तो एरिजोल इफेक्ट से बचना चाहते थे। ठीक है, दिस इज अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, दिस इज द लाइन जहां से क्वेश्चन आता है। होता क्या है इसमें, सिम्टम्स क्या है, एल्वुलाई जो होते हैं इन्फेक्ट हो जाती है। तो एल्वुलाई कैसे इन्फेक्ट होती है बेटा,
जैसे आपको अगर थोड़ा भी लंग याद है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही, तो ये हमारा लंग होता है ना, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। लंग के अंदर ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया जाके ब्रोंकी में चेंज हो जाता है, टूट जाता है ना, और ब्रोंकी आगे जाके बहुत पतली सी पाइप बन जाती है, बहुत पतली पाइप्स होती है ना ये, जिन्हें हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल के पास एक स्वेलिंग हो जाती है जिसे हम कहते हैं आपके पूरे लंग्स, आपके पूरे लंग्स में यही है द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन योर लंग्स, यहाँ पे साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज होता है ना। तो एल्वुलाई में क्या होता है, इस ये बैक्टीरिया एल्वुलाई चले जाते हैं और एल्वुलाई में ये फ्लूइड फिल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर ना एक तरह से फ्लूइड फिल कर दे, तुम पस जैसा समझो। अब एल्वुलाई में जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होना है, उसके पतले से छोटे से माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में तुम डाल दो फ्लूइड, तो वहां तो गड़बड़ होगी ना, गैस एक्सचेंज कैसे होगा, राइट। सो जब एल्वुलाई में फ्लूइड फिल हो जाता है ना, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में, क्योंकि लंग से ही तो ऑक्सीजन जाती है ब्लड के पास, तो वो तो हो नहीं पाया, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, तो ग्रे कलर के और ब्लू कलर के नेल्स टर्न हो जाएंगे। तो नेल्स की प्रेजेंस बताती है, अगर नेल्स हेल्दी है तो आपको नॉर्मल दिखेंगे, अगर वो ब्लूइश कलर के टर्न हो रहे हैं ना, दैट मींस ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से नेल्स ब्लूइश कलर के हो जाएंगे। नीट ना यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ये कंडीशन है, मान लो किसी पेशेंट में, बताओ उसे कौन सी डिजीज है, तो निमोनिया के केस में ऑक्सीजन की कमी हो गई क्योंकि लंग्स में पानी भर गया। लंग्स में पानी भरने का अगर स्पेसिफिक पूछो ना, तो लंग्स में कहाँ पानी भरा, एल्वुलाई के अंदर भरा। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है विच अफेक्ट्स लंग। ये लाइन लिख लेना, क्योंकि अभी एक चीज मैं बताऊंगी वहां पे इसका ऑपोजिट होगा, तो इसे लिख लो, इट अफेक्ट्स लंग। लिख रहे हो ना साथ साथ, इट अफेक्ट्स लंग। शाबाश, चल मैम चले आगे। जैसे आपने बताया था कि टाइफाइड आगे से आगे मतलब इंक्रीज हो रहा था, जो स्टोरी आपने बताई, तो वो फिर इन्फेक्टियस में आएगा? किसमें आएगा? हाँ, जो आपने इन्फेक्शियस, यस यस यस, इन्फेक्शियस डिजीज। यो मैम। किसने पूछा ये क्वेश्चन? मैम प्रीति। गुड क्वेश्चन प्रीति, यस इन्फेक्शियस। इवन ये निमोनिया कैसा होगा प्रीति? इन्फेक्ट इन्फेक्शियस, दीज आर इन्फेक्शियस, एक इंसान से दूसरे को फैल रहा है ना, इन्फेक्शियस है। ये तकरीबन सारी डिजीजेस इन्फेक्शियस है बेटा। यो मैम। जो बैक्टीरिया होंगे सारे इन्फेक्शियस होंगे? तकरीबन इन्फेक्शियस, अगर कोई एक्सेप्शन आएगी, बस एक्सेप्शन हो सकती है, मुझे सारी डिजीजेस टिप्स पे तो नहीं पता टू बी ऑनेस्ट, है ना। सो मैं ये तो नहीं गारंटी से कह सकती कि सारी बैक्टीरियल डिजीजेस इन्फेक्शियस ही होती है, लेकिन जितनी हम पढ़ने वाले हैं वो सारी इन्फेक्शियस ही है। मैम हाँ, क्योंकि इससे ज्यादा एक्सेप्शन हो सकती है ना, मुझे ऐसे नहीं याद। तो देखो, दिस इज हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, ठीक है। और अगर आप देखोगे ना, लंग्स में पानी सा भरने लगता है, तो देखो ये एक्सरे लंग्स का, आपको दिख रहा है लाल रेड छोटे छोटे एरिया, दिस इज द एरिया जहाँ पे पानी सा भर गया, तो वो अलग सा दिखाई दे रहा है, तो डॉक्टर को इसे देख के पता चल जाएगा कि इसको भैया निमोनिया हो गया, ठीक है। निमोनिया में जर्नल जर्नल वर्ड सुनोगे, छाती में पानी भर गया, वो कहना चाहते हैं एल्वुलाई के अंदर फ्लूइड भर गया। मैम फिर जैसे बताते हैं कि इनमें से पानी निकालते हैं, तो वो एल्वोलाई में से ही निकालेंगे? बेटा दवाई देके ना उसको सुखाया जाता है, ऐसे ड्रेन तो कर नहीं सकते, क्योंकि चेस्ट में जो लंग्स है अगर उसको पंचर कर दिया तो फिर तो पंचर हो गया, ऑक्सीजन सप्लाई की इमीडिएट डेथ है। तो फिर वो उसको सुखाते हैं, पस जैसा होता है ना, फिर उसको सुखाने की कोशिश करते हैं मेडिसिन से। ठीक, चलो अब आते हैं वायरल डिजीज। तो बैक्टीरियल डिजीज में हमने कौन कौन सी करी, देखो हमने करी टाइफाइड एंड निमोनिया, लेकिन अब देख रहे हो ना, कोलेरा, बुबोनिक प्लेग, डायसेंट्री, डिप्थीरिया, ये एनसीईआरटी में मेंशन है लेकिन नाम नहीं दिए, मतलब नाम मेंशन है, डिजीज नहीं दी। तो तुम्हें क्या करना है, मैं ये तुमसे डिस्कस करूंगी कल, नो वरीज, क्वेश्चन के साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन तुम्हारा होमवर्क ये है कि आपको इन डिजीजेस के आगे लिखना है कॉजेटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स, और ऐसे शॉर्ट में लिखना है, ऐसे नहीं लिखना इट कॉजेज कॉन्स्टिपेशन, इट स्प्रेड थ्रू फीको ओरल रूट, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे छोटे से टेबल बनाना है। ऊपर लिखा डिजीज का नाम कोलेरा, नीचे तुमने लिख दिया सिम्टम्स क्या है, कॉन्स्टिपेशन, स्मॉल इंटर परफोरेशन, फैलता कैसे है, पर्सन टू पर्सन, कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, शॉर्ट में लिखना है, समझ आई? ये चारों का आप चार्ट बना के लाना, फिर मैं आपको कराऊंगी तो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वायरल डिजीजेस में आपने पहले वायरल कर ली एड्स, अब मैं आपको बताती हूँ ये कॉमन कोल्ड जो आपको होता रहता है। देखो कॉमन कोल्ड होता है हमें, हर सर्दी हो जाता है, गर्मियों में बदलते मौसम में हो जा रहा है,
तो अगर एक बार कॉमन कोल्ड का वायरस मेरी बॉडी में आया, इट इज अ वायरल डिजीज, तो जिस फैमिली से ये वायरस बिलोंग करता है दैट इज अ राइनो वायरस। ये वायरल डिजीज है, ये मेरी बॉडी में पहली बार आया, तो मेरी बॉडी ने कैसा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया होगा, प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी। प्राइमरी। तो उसने मेमोरी भी बना ली होगी, तो जब ये ह्यूमन। सेकेंड टाइम आया होगा तो मेरी बॉडी ने कौन सा रिस्पॉन्स देना चाहिए था, सेकेंडरी। और मुझे तो कुछ फील भी नहीं होना चाहिए था, ये मर जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मुझे कॉमन कोल्ड होता रहता है, ऐसा क्यों? अलग अलग। क्योंकि मैम इसके भी बहुत टाइप होते हैं हाँ, कॉमन कोल्ड के। जब मैंने बोला टाइप्स होते हैं, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि जो वायरस है ना, राइनो वायरस फैमिली का, इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल हर वायरस में अलग है। जैसे मान लो इसने मुझे इन्फेक्ट किया, ये इसका जेनेटिक मटेरियल था, नेक्स्ट टाइम इसके भाई ने मुझे इन्फेक्ट कर लिया जिसका जेनेटिक मटेरियल थोड़ा सा डिफरेंट था, तो मेरे मेमोरी सेल इसे थोड़ी पहचानते हैं, इसलिए हर बार वो बेचारे प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट करते रहते हैं। तो हमारे पास जितने तकरीबन वायरल डिजीजेस है ना, वायरसेस बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं बेटा, इस वजह से वायरल डिजीजेस के हमारे पास मेडिसिन बहुत कम है। तो आप देखोगे ना, आपको जनरली मेडिसिन जो मार्केट में मिलेगी, एंटीबायोटिक मिलती है, एंटीबायोटिक्स आर अगेंस्ट बैक्टीरिया, नेवर फॉर वायरस। इसलिए कॉमन कोल्ड में आपको कोई वायरल डिजीज नहीं देते, वो कोई वायरल मेडिसिन नहीं देते। कॉमन कोल्ड में आपको नींद की दवाई देते हैं ताकि आप सो जाओ और सो के कॉमन कोल्ड ठीक हो जाए, क्योंकि ये खुद से ठीक हो जाता है, ये बहुत सीवियर इन्फेक्शन नहीं है। तो इज इट ए क्रॉनिक और एक्यूट इन्फेक्शन? यो मैम। कौन सा है, क्रॉनिक या एक्यूट? एक्यूट। छोटे टाइम के लिए आता है, चला जाता है विदाउट ऐसा दिक्कत छोड़े, है ना? यो मैम। तेज तो नहीं हो गया, नहीं ज्यादा स्पीड में तो नहीं हो गया? नो मैम। बता देना, कभी कभार पता नहीं चलता, फिर जब तुम कंफ्यूज हो जाते हो फिर मुझे लगता है स्पीड में बोल दिया मैंने। अच्छा, कॉजेटिव एजेंट इज राइनो वायरस फैमिली है, तो हम एक तो वायरस लिख नहीं सकते, पूरी परिवार है, ये पूरा परिवार मिलके कहता है दुनिया में आओ सर्दी वाला है तो इट इज अ वायरल डिजीज विच इज अ कॉमन कोल्ड। पहली चीज वायरल डिजीज होता है ये, ठीक है, राइनो वायरस की फैमिली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैक्टीरिया में बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं। ये इन्फेक्शन कहाँ का है? इट इज एन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता। तो देखो जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होते हैं, ऐसे बना दो, यो मैम। ह्यूमन। देखो ये हो गए हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, यो मैम। उसके बाद आता है नेजल चेम्बर, ह्यूमन। एक सेकेंड, हाँ, नेजल चेम्बर नीचे जाता है, सबसे पहले जाता है कॉमन पैसेज विच इज फॉर फूड एंड एयर, इसे हम क्या बुलाते हैं, फेरिंग्स? नहीं बेटा, फेरिंग्स। ईसोफेगस ओनली फॉर फूड, ठीक है, इसके पीछे होगा ईसोफेगस, यहाँ नहीं होता, ठीक है, दिस इज अ फेरिंग्स, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फिर उसके बाद आता है हमारे पास लैरिंग्स, अलग कलर से बना रहे, दिस इज अ लैरिंग्स, लैरिंग्स इज अ वॉइस बॉक्स, है ना, यो मैम। यस यहाँ से हवा जाती है तो आवाज जनरेट हो रही है, अभी भी ये मूव कर रहा होगा, फिर ये जाकर खुल जाता है हमारा ट्रैकिया में, दिस इज ट्रैकिया। ट्रैकिया बाहर है, ध्यान से सुनना, ट्रैकिया बाहर है, लेकिन फिफ्थ थोरेसिक बोन, आपको पता है ना, आपकी बैकबोन जो है वो बटी हुई है सर्विकल में, फिर थोरेसिक में, ऐसा होता है, यो मैम। है ना? तो बैकबोन भी पीछे चल रही है ना, तो फिफ्थ थोरेसिक बोन से ये ट्रैकिया दो में डिवाइड हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकी। और जो प्राइमरी ब्रोंकी है ना, ये लंग्स के अंदर होती है। तो बेटा लंग्स ना मेरे यहाँ से स्टार्ट हुए, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुए मेरे लंग्स, उससे ऊपर तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, जो हवा को लेकर आ रहा है, राइट? तो देखो पहला क्वेश्चन, ट्रैकिया कहाँ से डिवाइड हुआ है, बाइफरकेट कहते हैं हम इसको, दो में डिवाइड हो गया ना, दिस इज बाइफरकेशन। तो वो कहाँ पे होता है, नीट पूछता है, दिस इज अ फिफ्थ थोरेसिक कैविटी में, थोरेसिक बोन में, ठीक है। यो मैम। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा आपसे पूछ रहा है कि जो जो हमें यहाँ पढ़ना है कि ये जो वायरल डिजीज है कॉमन कोल्ड, ये कहाँ का इन्फेक्शन है? बेटा जो वायरस है ना वो बस यहीं तक जा पाता है, इस रीजन तक, इससे नीचे नहीं जा पाता। सो दिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो लंग तक तो वो पहुंचा ही नहीं ना, तो इट इज नॉट अ लंग इन्फेक्शन। दिस इज द नीड क्वेश्चन, ये पूछते हैं, समझ आया? यो मैम। इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता है क्या, देखो ये एक्यूट इसीलिए है, देखो अगर लंग्स में चला जाता तो दिक्कत ज्यादा हो जाती, जैसे निमोनिया लंग्स में जाता तो दैट इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर, लेकिन बेटा ये ऊपर ऊपर ही है ना, तो ऊपर ऊपर दवाइयों से ठीक हो जाता है, दैट इज व्हाई इट इज अ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शन, ठीक है। यो मैम।
देखो, इट इज एन एरिजोल इफेक्ट और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान ने छींका तो उसके थ्रू चला गया। सिम्टम्स इसके आपको पता है, रनी नोज होना, नाक बहना, कफ हो जाना, गले में बलगम फंसना, नेजल कॉन्जेशन, नाक बंद हो जाना, सोर थ्रोट, गले में दर्द होना, लास्ट फॉर 3 to 7 days। तो अगर इससे क्वेश्चन आएगा ना तो पहला तो यही आएगा, कॉमन कोल्ड बैक्टीरिया है या वायरल? तो क्या है, बैक्टीरियल या वायरल? एक्यूट है या क्रॉनिक? Acute. हाँ, और लंग्स को इन्फेक्ट करता है या नहीं? नहीं मैम नहीं करता। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, गुड। अब हेलमिन डिजीजेस करते हैं। हेलमिन डिजीज के देखो, एनिमल किंगडम आपको थोड़ा भी याद है तो मैं अगर एनिमल किंगडम की बात करूं, एनिमल किंगडम इज अ फाइलम, है ना? फाइलम डिवाइड होता है बहुत सारे सब फाइलम में, है ना? बहुत सारे सब फाइलम में जो एक आता है सबसे पहले पॉरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा है ना? वो 5 बेटा, वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, मैं एनिमल किंगडम की बात कर रही हूँ। फिर आता है टीनोफोरा, फिर आता है प्लेटीहेल्मिन, और फिर आता है हमारे पास हेलमिनसिस, है ना? एल्क्स के हेलमिनथिस इज आल्सो नोन एज राउंड वॉर्म। इन्हीं को हम राउंड वॉर्म कहते हैं। क्यों कहते हैं राउंड वॉर्म? बिकॉज अगर ये वॉर्म है, ऐसा है वॉर्म, तो मैं इसको हाइपोथेटिकली एक शीशे से ब्लेड से लेकर ऐसे काट दूं, मान लो काटूंगी ना, और फिर मैं इसको, ये जो कटा हुआ रीजन है ऐसा है, ये देखो ये वॉर्म है। अब मैं वॉर्म कहाँ से देखूंगी? अपनी आइज को यहाँ रख के देखूंगी मैं इसे, ठीक है? तो जब मैंने इसको यहाँ से देखा ना तो मैं सामने से व्यू दिखा रही हूँ, ये आपको राउंड दिखेगा हमेशा, ऐसा कटा हुआ राउंड सा फॉर्म आता है, इसलिए हम इसको राउंड वॉर्म बुलाते हैं। समझ आया? ट्रांसफर सेक्शन में इट अपीयर्स राउंड, दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ राउंड वॉर्म। अब राउंड वॉर्म का कौन सा इन्फेक्शन है? एस्केरिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पीवाईक्यू में भर भर के क्वेश्चन मिलेगी, ठीक है? एस्केरिसिस एंड एमीबॉयसिस दो है जो हमेशा कंफ्यूज करते हैं, तो वहां नोट लिखो कि एस्केरिसिस एंड एमीबॉयसिस, स्पेलिंग देख लेना, ये दोनों डिफरेंट है, तो इसके कॉजेटिव एजेंट के लिए जगह छोड़ दो, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तुम लिखते जाना, ठीक है? एस्केरिसिस का कॉजेटिव एजेंट है एस्केरिस, विच इज अ राउंड वॉर्म, है ना? तो ये लिख दिया हमने। अब हम एमीबॉयसिस में पहुंचेंगे तो वहां करेंगे। तो एस्केरिसिस इज आल्सो नोन एज कॉमन राउंड वॉर्म। ये लिव्स इन ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन, ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है ये जनरली, ठीक है? अब ये कैसे ट्रांसमिट होगा? देखो, जैसे किसी को इन्फेक्शन हो तो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में रह रहा है, ये नॉर्मली नहीं रह रहा है, राइट? अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, वो गंदे पानी से और गंदे फूड से। तो कैसे होगा? देखो, जिसको इन्फेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल इस बच्चे को इन्फेक्शन है, इसके स्मॉल इंटेस्टाइन में स्कैरिसिस थे, स्कैरिस जो है स्मॉल राउंड वॉर्म में, इसने यह किया अपने बच्चे दिए, है ना? उसके छोटे छोटे जो एग्स है स्कैरिस के, वो इसके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो खाना है वो जाता है हमेशा किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना? तो देखो, वो जो अंडे थे वो लार्ज इंटेस्टाइन में गए, लार्ज इंटेस्टाइन से फीसिस बनी और फीसिस उसने बाहर निकाल दी, राइट? तो ये सारे अंडे फीसिस में है। अगर फीसिस ढंग से डिकम्पोज ना हो ना, बहुत जरूरी होता है कि आपकी जो शरीर की गंदगी है वो सही जगह जाए, इसलिए कहते हैं खुले में शौच नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोचो किसको स्कैरिसिस है, वो सारे खेतों में स्कैरिसिस फैला देगा, उसे पता भी नहीं चलना, राइट? तो देखो, ये जो फीसिस है इसमें अंडे है, अब जैसे ही ये दूसरे इंडिविजुअल के पेट में जाएंगे उसको भी तो स्कैरिसिस हो जाएगा, अब इसके ऊपर मक्खियां घूमेगी, मक्खियां घूम के समोसों पे मोमोस पे बैठेगी और फिर सबको हो जाएगा, राइट? So fecal matter of affected individual which has expressed and contaminate other खाने को। अब इसके सिम्टम्स क्या है? इसमें ना जनरली इंटरनल ब्लीडिंग होती है, ठीक है? इंटेस्टाइन के अंदर ब्लीडिंग होने लग जाती है। कौन सा इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन। नीट क्वेश्चन होता है, क्या पूछता है? एस्कैरिसिस में कौन सा इंटेस्टाइन पे इफेक्ट होता है, स्मॉल या लार्ज? तो याद रखना, एस्कैरिस रहता ही स्मॉल में है तो वहीं गंदगी पाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में वही होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ना ये जो एग होते हैं ना, ये फटते हैं और इनसे बच्चे निकल जाते हैं और ये वहां इकट्ठे होने लग जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को तो ये खाएंगे, जब भी उसको खाएंगे तो उसमें ब्लीडिंग कर देंगे, सारा ब्लड बाहर निकलने लग जाएगा, ठीक है? और उसके अलावा वहां पे जब रहेंगे तो ब्लॉकेज भी कर देंगे, तो बहुत ज्यादा पेन और क्रैम्प्स फील होगा। सोचो ना, किसी के स्मॉल इंटेस्टाइन में कीड़े रहने लग गए तो उसको दर्द तो होगा ना, राइट? अब अगली पिक्चर थोड़ी डिस्टर्बिंग है। तो दिस इज एस्केरिसिस, ये एंडोस्कोपी से दिखाया गया है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज एस्केरिस,
दिख रहा है? Yo-yo मैम। दिस इज अ रियल स्कैरी पिक्चर। और अगर आपको स्मॉल, ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दिखा दिया ना इन्होंने, अभी आपको स्मॉल इंटेस्टाइन बाहर से दिखा रहे हैं, तो दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये स्कैरिसीज है इसके अंदर, देखो कितने ज्यादा है। Yo-yo मैम। चलो जो भी इंस्पेक्शन है ना, मेरे को नहीं पता है, लगता नहीं मुझे कि बड़ा होगा, इतना ज्यादा है ना। Yo-yo मैम। Yo-yo मैम। ठीक है जी, सो दैट्स व्हाट स्कैरियसिस। क्लियर है आपको? Yo-yo मैम। Yo-yo मैम। कोई डाउट? No मैम। No मैम। ठीक है, लिख लिया। मैम इसकी मैम वजह से भी इनको भी ज्यादा दवाइयों से निकालते हैं? दोबारा बोल बेटा। मैम इनको भी दवाइयों से निकालते हैं या फिर कुछ और? जब बहुत ज्यादा भर जाएगा तो मुझे नहीं लगता, तब तो सर्जरी से निकालेंगे। बहुत सारा भर जाएगा, क्योंकि अगर दवाई दी ना तो वो अंदर ही मर जाएगा, ब्लॉकेज तो तब भी रहेगी ना, इसके लिए तो Yo-yo सर्जरी मैम। होगी। हाँ, अगर थोड़ा अमाउंट हो ना तो फिर तो दवाइयों से ठीक हो जाता है, नहीं तो फिर सर्जरी होनी पड़ती है। इसलिए अगर कोई मैम ज्यादा अजीब सा लगने लगे तो चेक करवा लेना चाहिए। बोल बोल। मैम जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं पेट में वो इसी की वजह से होते हैं। बेटा देख के बताने पड़ेंगे, ऐसे कैसे बताऊं? स्कैरिसीज है और कुछ भी है, कुछ और भी हो सकता है। Yo-yo मैम। कीड़े देख। पूछ। हाँ बेटा बोल। मैम वो क्रीमी कीड़े होते हैं ना, वो उसी की बात कर शायद ये। कौन से कीड़े? क्रीमी कीड़े। क्रीमी कुछ बोलते हैं ना, क्रीमी कीड़े। क्रीमी कीड़े? Yes, मैम। यार ये तो मैंने पहली बार सुना है। मैम हमने भी उनकी मैम सेम। हाँ भाई, क्रीमी कीड़े किसने बोला, कौन है ये? मैम नीता। नीता, क्रीमी कीड़े कहाँ मिलते हैं? मैम उसमें स्कूल में उसकी दवाइयाँ भी मिलती है, मेडिसिन भी मिलती है। मैं भी यही सोच रही थी अभी। क्रीमी कीड़े वही। मैम हमें दवाई भी आती है। छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट कलर के होते हैं। यस मैम। बेटा वो पिन वॉर्म्स होते हैं। क्रीमी कीड़े, आई थिंक तो पिन वॉर्म्स की बात कर रही है। मैम राउंड वर्म्स की दी जाती है शायद। मैम यस वही होगा। मैम। हैं? यस मैम। मुझे तो पिन वॉर्म्स लग रहे हैं। मैं ना एक्चुअली ना गूगल नहीं करना चाहती इस टाइम, पता नहीं क्या दिख जाएगा। हम इसको पिन वॉर्म पे खत्म करते हैं, ठीक है? यो मैम। क्योंकि डिनर नहीं हो पाएगा ना तुमसे ना मुझसे, तो छोड़ो यार। क्योंकि यो अगर यो मैंने मैम। बोल दिया कि सैंपल दिखाओ तो यार ये सैंपल दिखा देंगे, गूगल कुछ भी कर सकता है। लेट्स जस्ट लीव इट। मैम ये क्रॉनिक होगा। है? मैम मैम ये क्रॉनिक क्रोनिक होगा। नहीं यार, ये क्रॉनिक क्यों होगा, एक्यूट ही होना चाहिए। हाँ ले यार, अगर किसी ने अरे यार ये क्वेश्चन अच्छा है, रुक जा एक मिनट सोचने दे। हाँ यार क्रॉनिक होगा, क्योंकि इसमें जो वॉर्म है वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा ना, उसमें टाइम लगेगा, तो दिस वुड बी क्रॉनिक। किसने पूछा ये? मैम रिया। दिया? रिया। रिया? अच्छा क्वेश्चन है रिया। हाँ क्रॉनिक होगा बेटा। अरे वाह, सोच रहे हो तुम लोग, मजा आया। चलो आगे बढ़े। यो मैम। एलिफेंटेसिस और यो मैम। फिलेरिएसिस। एलिफेंटेसिस का ही दूसरा नाम है फिलेरिएसिस, ठीक है? ये एक तो नाम पे क्वेश्चन आता है इस पे, ये इनको बहुत पसंद है, इस पे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक है? क्यों बताती हूँ अभी। करता कौन है इसको? इसको करता है बुचरेशिया ब्रेनक्रॉफ्ट। क्या होगा ये, क्या पढ़ रहे हैं हम मैम लोग? वो मैम प्लेट है। मैम वो फ्लैटी एलिमेंट्स। मैम ये वोम होगा। अरे देवी, पीछे वाला भी तो वो हम था। कौन से पढ़ रहे हैं हम? मैम तुम्हारा एनिमल किंगडम थोड़ा सा मीठा है, हाँ बेटा, पीछे अभी एसके एलिमेंट तो पढ़ रहे हैं, मैम पता है तो। एसके एलिमेंट साउंड वॉर्म्स है ये, ठीक है? वॉर्म्स ही है सारे, राउंड वॉर्म्स है ये। बुशेरिया बेनक्रॉफ्ट, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ एसके एलिमेंट्स। अगर आप लोग एनसीईआरटी खोलोगे ना 11th की, तो वहां पे आपको मिलेगा भी, एसके एलिमेंट्स के अंदर ये डिजीज मेंशन होगी, ठीक है? खोल के यो देखना है, यू विल फाइंड इट, ठीक है?
तो बेनक्रॉफ्टी क्या करते हैं, ये दो तरीके के वॉर्म करते हैं, एक होता है वुशेरिशिया बेनक्रॉफ्टी, एक वुशेरिशिया मलाई। ये बेटा क्रीमी क्रीमी मलाई भी है, ठीक है। कॉमनली इसको फिलेरियन वॉर्म कहते हैं। ये क्या करता है, ये ग्रॉस डिफॉर्मिटी, ग्रॉस मतलब कोई ऐसी चीज जिसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ना बता पाओ, अजीब सा, दैट इज ग्रॉस। ग्रॉस डिफॉर्मिटी कर देता है लोअर एब्डोमेन में, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में, इंक्लूडिंग ग्रोइन रीजन। तो होता क्या है विशेरिशिया बेनक्रॉफ्टी, ये बॉडी के अंदर गया और ये क्या करेगा, किसी भी इंडिविजुअल की लोअर पार्ट में चला जाता है बॉडी को, जैसे इसकी बॉडी में गया, कैसे गया भी बताती हूँ, और यहाँ जाके इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। जहां जाके इकट्ठा होगा तो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा, अपनी पॉपुलेशन बढ़ा के ना अंडे जमा कर देता है। ये कहाँ पे जमा करता है, लिम्फ वेसल में। लिम्फ याद है तुमको, लिम्फ वेसल। अब देखो ये लिम्फ वेसल थी खुशहाल, इसमें यहाँ पे इसने अंडे दे दिए, इसने अपने वॉर्म्स इकट्ठे कर ली, अंडे फूटेंगे या वॉर्म्स इकट्ठे होंगे तो धीरे धीरे ना इस टांग में सूजन होने लग जाएगी। थोड़े टाइम में आपको टांग बड़ी होती दिखेगी, अजीब एबनॉर्मल तरीके से, एक हो सकते दोनों हो सकते, और ये प्राइवेट पार्ट भी इंक्रूज कर लेती है, तो मेल का पीनस भी ऐसे इसी तरीके से बड़ा होने दिख जाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा ऑब्वियसली वो मेल पे, राइट। तो जो टांग होती है वो एलिफेंट जैसी दिखने लग जाती है, इसीलिए इसको एलिफेंटेसिस भी कहते हैं, ठीक है, समझ आया। नाउ फैलाता कौन है इसको, इसको जो बाइट करेगा दैट वुड बी अ मस्कीटो नोन एज क्यूलिस मस्कीटो। तो फीमेल क्यूलिस मस्कीटो इसको बाइट करेगी और एक नॉर्मल इंडिविजुअल को बाइट करके ये डिजीज दे देगी। तो ये मच्छर के फैलने से, काटने से होते हैं, दिस इज अ वेरी डेडली डिजीज। सोचो मच्छर के काटने से किसी के साथ ऐसा हो सकता है, उसे पता भी ना चले, राइट। सो क्यूलिस मस्कीटो इज अ वेक्टर, राइट। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इज समथिंग जो किसी चीज को एक डिजीज को एक जगह से कैरी करके दूसरी जगह में छोड़ता है। जनरली वेक्टर की बॉडी के अंदर कोई लाइफ साइकिल भी होता है। अब तुमको विचेरिशिया बेनक्रॉफ्टी के पूरा लाइफ साइकिल करना नहीं है, तो तुमको इसको जानने की जरूरत नहीं है, बस समझ जाना है कि क्यूलिस मस्कीटो इसको उठा के एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में फेंकता है, ओके। तो देखो ये बता, देखो कुछ इस तरीके से, दिस इज अ विचेरिशिया बेनक्रॉफ्टी, दिख रहा है आपको वॉर्म, एंड एज यू कैन सी दिस इज द लेग ऑफ द पर्सन। उसकी लिम्फ कितनी ज्यादा स्वेल हो गई कि हाथी जैसी लेग लग रही है ऐसी, यो मैम देखा है। अच्छा देखा है, ओके। सो देखो वेक्टर और कैरियर का फर्क समझो। वेक्टर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है पैथोजन को, और कुछ लाइफ साइकिल जो पैथोजन की होती है ना वेक्टर के अंदर ही होती है। अभी मैं जब तुम्हें मलेरिया कराऊंगी तो ये ज्यादा समझ आएगा। कैरियर सिर्फ उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो कैरियर बस ट्रांसपोर्टर है, बाकी वेक्टर जो है उसकी बॉडी के अंदर भी लाइफ साइकिल होती है पैथोजन की। बस ये रहता है ना, वेक्टर के साथ पैथोजन ज्यादा इन्वॉल्व होता है कैरियर के साथ में, ठीक है। तो जो हाउस फ्लाइज होती है ना, एग्जाम्पल इसका मैं देती हूँ, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या करती है, हाउस फ्लाई जर्नली किसी भी पैथोजन को पैरों पे पंखों पे कैरी करके एक इंडिविजुअल से दो इंडिविजुअल में दे देती है। तो दैट इज अ वेक्टर, सॉरी दैट इज अ कैरियर, एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर लिया। लेकिन जो मस्कीटोज होते हैं ना, मस्कीटोज जो होते हैं वो जर्नली वेक्टर्स होते हैं, वो चीजों को अपनी बॉडी के अंदर रखते हैं और एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफर तो करते ही हैं, अपने शरीर के अंदर उस पैथोजन को थोड़ा एक लाइफ साइकिल भी कंप्लीट करने देते हैं। जैसे मान लो एक पैथोजन है जिसकी जिंदगी के 3 से 4 दिन वो मस्कीटो के अंदर ही निकाल रहा है, तो उसकी जिंदगी का पार्ट हो गया ना। तो वेक्टर जनरली मस्कीटोज होते हैं, कैरियर हाउस फ्लाइज होती है, तो ज्यादा डरावने एक्चुअली वेक्टर होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ बताया भी है, हाँ बता, डाउट है मैम फिर इसे कैसे ठीक किया जाता है? इसे कैसे ठीक किया जाता है, मेडिसिन से ठीक करने की कोशिश की जाती है, वैसे ये मैंने पूरी तरीके से ठीक होते तो नहीं सुना। यो मैम। मैम और ये क्यूट होता है ना? क्या ये एक्यूट होते हैं कि क्रॉनिक होते हैं? बहुत लंबा डिसऑर्डर है ना, और अगर ये ठीक हो गया तब भी तो बॉडी पे इफेक्ट रह जाएगा ना, उसका प्राइवेट पार्ट इन्वॉल्व था, है ना। तो समझिए क्रॉनिक और एक्यूट, क्रॉनिक है ना। जस्ट गिव मी 1 मिनट, एक सेकंड देना मुझे प्लीज। ठीक है, डन। यो मैम। अच्छा तो कल हम सारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पे क्वेश्चन करेंगे, ऑटो इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन, छोटे छोटे टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे। आप वो बैक्टीरियल डिजीजेस करके आना, लिख के आना, उसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो कल हम अपना पूरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को खत्म कर देंगे, तो आपको जो भी डाउट्स है पढ़ के आना, हम उसको ले लेंगे, राइट। यो मैम। ठीक है, फिर परसों, कल आप यही करके आना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, परसों से फिर हम लोग अपना अपकमिंग संडे टेस्ट की तैयारी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यो मैम। चलो देखो यहाँ लिखा है, फिलेरियल वॉर्म एंटर इनटू द लिम्फ वेसल ऑफ द लोअर एब्डोमेन। यार याद रखना लोअर एब्डोमेन में है,
एंड स्वेल इन द लिम्फ वेसल बिकॉज लिम्फ एक्यूमुलेट, स्वेल कर देंगे ना लिम्फ वेसल को, यहाँ पे ये एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं तो लिम्फ भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा, तो उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है इस एरिया में। तो हम ऐसी मेडिसिन देते हैं कि ना ये स्वेलिंग कम हो, लिम्फ को डिसॉल्व कराने की मेडिसिन देते हैं, क्योंकि वो इकट्ठा हो रहा है ना, तो उसको डिसॉल्व कराने की मेडिसिन दी जाती है फिर। ठीक है, यो मैम। लास्ट देख लो फंगल इन्फेक्शन पे चले जाना, यही था। फंगल इन्फेक्शन इजी है, इसमें आपको 3 ना नाम याद रखने हैं जो फंगस इन्फेक्शन कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपका एक होमवर्क है, आपको नेटफ्लिक्स है आपके पास? जिसके पास नेटफ्लिक्स है वो देख कर आएंगे डॉक्यूमेंट्री मैजिकल फंजाई इस हफ्ते, ठीक है, जब आपको टाइम मिले। और जिसके पास नेटफ्लिक्स नहीं है वो मेरे को एक बार याद दिलाना, मैं गूगल उस पे यूट्यूब पे ढूंढती हूँ अगर ये अवेलेबल है तो, ठीक है। टेलीग्राम पे देख लेना, टेलीग्राम पे मिल जाता है टेलीग्राम? टेलीग्राम डाउनलोड कर लो, अच्छी चीज है। टेलीग्राम पे काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, काउंसलिंग की भी है, मैं बहुत सारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखे हैं। टेलीग्राम ले लो, काम आएगा तुम्हें। तो मैजिकल फंजाई ढूंढने की कोशिश करना है, ठीक है। अब फंगल डिजीजेस हम कैसे याद रखेंगे? हम याद रखेंगे जो हमारी स्किन की लेयर होती है जिसको आप छू सकते हो, वो कौन सी लेयर है, क्या नाम है उसका? एपिडर्मिस। तो आपकी हवा में बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स उड़ रहे होंगे ना, तो अगर वो आपके एपिडर्मिस में आके बैठ सकते हैं ना, तो इमेजिन करो ये आपकी एपिडर्मिस है और इसके ऊपर छोटे छोटे स्पोर्स आके बैठ गए और इसकी वजह से आपको इचिंग हो रही है। तो स्पोर्स कैसे है, अच्छे हैं या फिर वो है इविल है? जो इविल है हम उसके सींग बनाते हैं, हम इसके भी सींग बनाएंगे, हा हा हा, इसके हम बनाएंगे सींग। अब नॉर्मली इविल के 2 सींग होते हैं ना, यो मैम। हम 3 बनाएंगे, हमारा इविल क्यूट है, ठीक है। एपिडर्मिस के ऊपर छोटे छोटे माइक्रोस्पोर आ गए जिसके सर के ऊपर 3 सींग है, क्लियर? तो देखो जो फंगल इन्फेक्शन हमें पढ़ना है दैट इज अ रिंगवॉर्म, बहुत तरीके के होते हैं, हमें रिंगवॉर्म पढ़ना है। रिंगवॉर्म क्या होता है? रिंगवॉर्म वो होता है जो क्या होता है ना, जो फंगस और बैक्टीरिया है ना, जब वो फैलते हैं ना बॉडी में, वो अपनी कॉलोनीज को इसी शेप में इंक्रीज करते हैं। तुम बैक्टीरिया की कॉलोनी लगाओ वो हमेशा सर्कल में बढ़ता है, वैसे ही ये जो फंगस होते हैं ना सर्कल में इंक्रीज होते हैं, इसलिए आपको सर्कुलर शेप मिलती है, ठीक है, वो उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है ऐसे। तो इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है? पहला कॉजेटिव एजेंट है एपिडर्मेटोफाइटोन, ठीक है। यो मैम। एपिडर्मेटोफाइटोन कैसे याद रहेगा आपको? एपिडर्मिस से। दूसरा है आपका माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम कैसे याद रहेगा हमें? माइक्रोस्पोर से। और इनके ऊपर 3 वाला सींग था जो ट्राइकोफाइटोन, हमें ट्राइकोफाइटोन आएगा 3 सींगों से, ठीक है। तो ये 3 पॉजिटिव एजेंट है, ये याद करने, पॉजिटिव एजेंट पे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि डिफिकल्ट है। कैसे होता है ये रिंगवॉर्म? सॉइल से हो सकता है, आपको कोई भी ऑब्जेक्ट ग्लास जिसके ऊपर इसके पैथोजन पड़े हैं ना, फंगस के स्पोर्स पड़े हैं, उससे हो जाएगा, किसी भी गंदी चीज से। तो बेसिकली कहीं से भी हो सकता है, साफ जगह पे रहोगे तो ठीक रहेगा। होता क्या है, स्किन नीची हो जाती है, स्केली सी स्किन हो जाती है। स्केली का मतलब है स्किन के ऊपर एक और स्किन की लेयर लगने लग जाती है, ठीक है। पॉइंट जो याद रखना है वो ये कि ये गर्मी से और मॉइस्चर से फैलते हैं। जहाँ भी फंगल इन्फेक्शन है जनरली ये प्राइवेट पार्ट्स के पास होता है, क्यों? क्योंकि प्राइवेट पार्ट्स में पसीना भी आता है, जल्दी से वहां हवा भी नहीं लगती और वहां पे थोड़ा गर्मी भी ज्यादा होती है। अगर अपनी बॉडी को नॉर्मली फेस टच करो, ठीक है, और अगर आप एरिया टच करो रियर योर आर्म्स, तो वो ज्यादा गर्म होगा। प्राइवेट पार्ट ज्यादा गर्म भी होते हैं, तो हीट और मॉइस्चर से ये फैलता है, राइट। इसकी वजह से वहां पे ज्यादा ग्रो करता है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। दिस वाज ऑल अबाउट द फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। यो मैम। हाँ बोलो। नो दिस इज द रिंगवॉर्म, दिखाई दे रहा है? यो मैम। तो ये रिंग की तरह ना, या रिंग की तरह बस ऐसी होता है कि फंगस बढ़ता ही इस शेप में है, इस वजह से। हुआ है कभी किसी को? एक बार मैं स्कूल की ट्रिप में गई थी, मैं छोटी थी, बहुत बहुत छोटी थी, मुझे एक्चुअली याद नहीं है, 6-7 में हो गया है मुश्किल से। तब मैं स्कूल की ट्रिप में गई थी तो मेरे हाथ में हो गया था ये। हम गए थे हरिद्वार की तरफ गए थे, तो मुझे याद है मैं घर आई थी तो मेरे यहाँ इन्फेक्शन हो गया था, यहाँ पे सेमी सर्कुलर वे में। और वो वैसे भी गर्मियाँ थी, दिल्ली में तो गर्मियाँ इतनी होती है और मेरी बॉडी थोड़ी गर्म रहती है, तो मुझे बहुत टाइम लगा था इसे ठीक करने में। वो दवाई लगाते तो बड़ी दर्द होती थी यार उससे। सो स्टे क्लीन। अब ट्रिप पे तो मुझे याद भी नहीं है कैसा रहा होंगी, मैं छोटी सी तो थी, राइट। अब जो आपको करना है, हमने पहले पीछे करा था
अब हमें करना है मलेरिया और एमीबॉइसिस, ठीक है। तो प्रोटोजोन डिजीज है। प्रोटोजोन कहाँ से थे अगर आपको याद हो? अब मैं कह रही हूँ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं मोनीरा, गुडेरा, फिर प्रोटिस्टा, तो प्रोटोजोन कहाँ आते हैं? फंगस, प्रोटोजोन कहाँ आते हैं? फंगस, तो प्रोटोजोन किसका पार्ट है? फंगी का पार्ट है या प्रोटिस्टा का पार्ट है? प्रोटिस्टा। आधे फंगी बोल रहे हो, कोई बात नहीं, कल पता करके बताना किसका पार्ट है ये, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमें मलेरिया पढ़ना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, स्कूल में तो आएगा ही। और एक एमीबॉयसिस पढ़ना है। तो देखो एमीबॉयसिस और एक और पीछे मैंने नाम बताया था, क्या नाम था? एसके एस देखो लिखा नहीं तुमने? एस्केरियासिस लिखा नहीं आपने? लिखा एरियस है ना। तो एस्केरियासिस होता है स्केरिस राउंड वॉर्म से, और अमीबॉयसिस किससे होता है? प्रोटोजोन से, प्रोटोजोन, है ना। हाँ, तो दोनों डिजीजेस अलग है ना, यो मैम, राइट। दिस इज अ पार्ट ऑफ एनिमल किंगडम ना, वो तो किसी और किंगडम का पार्ट है। तो देखो इतना ज्यादा फर्क है इसमें, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, राइट। चलो, तो अब नेक्स्ट वाला पार्ट तो मैं आपको कल ही कराऊंगी, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। आप चाहो तो पढ़ के आ सकते हैं, मैंने ये लिखे हैं, आप चाहो तो पढ़ के आ सकते हो, इट विल हेल्प यू, बट कोई बात नहीं, हम साथ में तो करेंगे इसको, है ना। चलो, किसी को कोई डाउट? नो मैम। नहीं?